इंसान की फितरत नए नए रास्तों की खोज करना रही है। मानव विकास के लिए रास्तों का इस्तेमाल सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देश में बन रहे राजमार्गों की बदौलत ही आज एक शहर से दूसरा शहर, एक राज्य से दूसरा राज्य, एक गांव से दूसरा गांव जुड़ते जा रहे हैं। मानवीय दृष्टि से मार्गों का निर्माण आर्थिक सामाजिक उन्नति के लिए किया जा रहा है। सड़कें पिछड़े प्रदेशों को व्यापार और निवेश के जरिए मुख्य अर्थव्यवस्था से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बेहतर आवाजाही से उत्पादकता में इजाफा होता है और विश्व बाजार में अर्थव्यवस्था की प्रतियोगी क्षमता बढ़ती है। सड़क निर्माण से व्यक्तियों और माल का आवागमन आसान होता है। सड़कें ही उद्योग और कृषि को बाजार से जोड़ती हैं। इसके अलावा सड़क परिवहन यातायात के हवाई और समुद्री मार्गों के आधार स्थलों मसलन हवाई अड्डों और बंदरगाहों के बीच संपर्क का साधन भी बनता है। भारतीय सड़क नेटवर्क निश्चित रूप से बहुत विशाल है। हालांकि वर्तमान में 47% सड़कें ही पक्की हैं और महानगरों और नगरों को जोड़ने वाली सड़कों पर रोजाना क्षमता से ज्यादा बोझ होता है। कोई ऐसा ज़माना था जब भारत में सिंगल लेन रोड हुआ करती थी, फिर वो डबल लेन बनी, उसके बाद 4 लेन बनी। अब हम सोच रहे हैं 6 लेन करने की सोच रहे हैं कि हाईवे को 6 लेन करेंगे और जल्दी हो भी जाएगा, काम शुरू हो जाए। और दूसरी क्वालिटी में बात ये देखनी पड़ती है कि मटेरियल ठीक लगे, हमारी सड़कें आसानी से टूटने वाली ना हों। इसमें हमें कुछ सोच आप भी करनी पड़ेगी, कुछ रिसर्च शायद देनी भी पड़ेगी, कुछ रिसर्च करनी भी पड़ेगी। रिसर्च का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भारत की सड़कों को भारत की जलवायु का सामना करना है कि यहाँ पे टेम्परेचर किस तरह से बदलता है, गर्मी में कैसे होता है, सर्दी में कैसे होता है, बरसात में कैसे होता है, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। सो इस तरह से ये सड़कें हमारी एक मल्टीपर्पज़ किस्म की सड़कें होंगी जिसमें हम हर तरह की चीज़ों को इंक्लूड करेंगे कि सारे के सारे सीज़न में ये सड़कें ठीक ढंग से चलती रहें और ट्रैफिक हमारी बंद ना हो, लोग हमारे उनको किसी तरह की रुकावट ना आए। सड़कों का महत्व और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1 एंड 2 के तहत लगभग 14,471 किलोमीटर सड़क को 4 लेन का बनाने की परियोजना है। पूर्व और वर्तमान केंद्र सरकारें सड़कों के महत्व को बखूबी समझ चुकी हैं। देश में सड़कों का जाल फैलाने के लिए संसद ने एक कानून के तहत 1988 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन्हीं परियोजनाओं में एक पूर्व पश्चिम कॉरिडोर परियोजना पर काम तेजी से किया जा रहा है। ये परियोजना असम को गुजरात से जोड़ने वाली है। भविष्य के लिए ये एक महामार्ग साबित होगा। इस मार्ग के महत्व को समझने के लिए लोकसभा टीवी की टीम ने तकरीबन 2000 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया। उनका मकसद ये था कि सड़कों पे थोड़ा इम्पोर्टेंस दिया जाए, हाईवेज़ पे,
और उन्होंने सोचा कि ऐसी सड़क होनी चाहिए जो नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक। तो ऐसे ही उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि ये सड़कें बनेंगी। तो उसके बाद उन्होंने एक कमेटी टास्क फोर्स की घोषणा की और टास्क फोर्स में फिर ये हुआ कि एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जैसे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, और दूसरा एक गोल्डन क्वाड्रिलैटरल जो कि 4 अपने मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उनको जोड़ने के लिए ये दोनों एक प्रोग्राम बनाया जाए, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को इसलिए अनाउंस किया कि एक इस तरह से एक प्रोग्राम किया जाए जिससे कि भारत का उत्तरी हिस्सा और बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, सदर्न हिस्सा, और बिल्कुल ईस्ट का हिस्सा और वेस्ट का हिस्सा वो जोड़ दिया जाए। असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक बनने वाले पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की कुल लंबाई 3,300 किलोमीटर है। 7 राज्यों से होता हुआ ये कॉरिडोर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ेगा। गुजरात में 506, राजस्थान में 480, उत्तर प्रदेश में 653, मध्य प्रदेश में 142, बिहार में 513, पश्चिम बंगाल में 366 और असम में 678 किलोमीटर मार्ग इस कॉरिडोर का हिस्सा हैं, जिस पर छोटी बड़ी गाड़ियों की आवाजाही बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से दिन रात होगी। सड़कों का इम्पोर्टेंस शुरू से ही जाना गया है। सब ने सड़कें बनवाने की कोशिश की। अगर जीटी रोड आज है तो शेर शाह सूरी ने उस वक़्त कोशिश की थी कि अगर मेरे पास सड़क होगी तो मैं दूसरे रूरल के ऊपर कब्ज़ा कैसे कर सकूँगा। आजकल खैर वो बातें नहीं, पर आजकल कब्ज़ा करने की ज़रूरत होती है, इकोनॉमिक कब्ज़ा, कि कैसे आप किस जगह की ट्रेड को कैसे कब्ज़ा करेंगे, किस जगह की ट्रेड के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो ट्रेड हमारे हाथों में आ जाए, वो इंडस्ट्री हमारे हाथों में आ जाए। तो ये सारी बातें सोच के लोग हाईवेज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि जितने अच्छे हाईवेज़ होंगे उतनी अच्छी हमारी इंडस्ट्री ऑब्लिक ट्रेड दोनों रहेंगी और वहाँ से हमें अपनी मार्केट्स भी मिलती रहेंगी। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। किसी भी हाईवे पर सबसे ज्यादा भार ट्रकों और ट्रेलरों का होता है। हाईवे पर चलने वाले ट्रक और ट्रेलर कई सैकड़ों किलोमीटर का लंबा सफर रोजाना तय करते हैं। खराब सड़कों के कारण इनकी रफ्तार और सेहत पर बुरा असर पड़ता है। भारत में एक ट्रक की औसत उत्पादकता 350 से 400 किलोमीटर के मुकाबले 200 किलोमीटर प्रतिदिन ही है। ट्रक की औसत उत्पादकता को भीड़भाड़ में कमी करके और बेहतर सड़कों का निर्माण करके ही प्राप्त किया जा सकता है। मैं 15 साल से ट्रक चलाता हूँ। पहले सिंगल पट्टी था तो बहुत गाड़ी में दिक्कत आती थी। अभी 4 लाइन बन गया है, जो इसमें फ़ायदा हुआ है। इससे आगे जो भुज से आगे जो गांव है नखत्राना, वहाँ रास्ता चालू है। जो वहाँ लखपत है वहाँ तक बन जाएगा तो पांदरों तक गाड़ी लिग्नाइट की जाती है, तो उससे अभी बहुत दिक्कत आती है। टायर ख़राब होता है, स्पेयर टायर ख़राब होता है, पट्टे बहुत टूटते थे। और अभी रास्ता उससे आगे बन जाएगा ना तो ड्राइवर को फ़ायदा होगा, मालिक को फ़ायदा होगा, डीजल कम आएगा। नहीं तो अभी डीजल की बहुत दिक्कत है, ड्राइवर भी वहाँ जाके थक जाते हैं। वो डीजल कम आता है, टायर में परेशान नहीं होते हैं और 8 घंटा लगता है ना, यहाँ 6 घंटा में पहुँच जाता है। पूर्व पश्चिम हाईवे के बनने से मार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में ढेरों ढाबे भी खुलने लगे हैं और पहले से मौजूद ढाबों की आय में इजाफा हो रहा है। पहले 7 साल से मेरा इधर है, 7-8 साल हो गया है। अभी डबल लाइन हुआ, उससे गिरागी में थोड़ा फ़ायदा है और अभी ज़्यादा करके लॉज हो गया है तो अभी थोड़ा कम है गिरागी।
हाईवे बनने से हमारे व्यापार में पहले ढाबा छोटा था, एक सिंगल पट्टी हाईवे था, डबल पट्टी हाईवे बनने से ढाबे में फ़ायदा हुआ, हमारे व्यापार में फ़ायदा हुआ और गाड़ी वाले भी बहुत ज़्यादा आते हैं और धंधा अच्छा चलता है। उन्नति की ओर अग्रसर भारत जैसे राष्ट्र के लिए विश्व स्तरीय राजमार्ग से बनने वाले अच्छे और सुविकसित नेटवर्क के बहुत फायदे हैं। इस महामार्ग के बनने के बाद असम से पोरबंदर तक के सफर में तेजी आने के साथ ही गाड़ियों की लागत और तेल की खपत में भी कमी आएगी। आरामदायक सफर होगा, सुरक्षित यात्रा की जा सकेगी और व्यापार लाभ के साथ ही इससे जुड़ने वाले क्षेत्रों, जिलों, गांवों, शहरों का चहुमुखी विकास भी होगा। रूरल इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पहली तो ये कि हाईवेज़ तो अपने जगह पे चलती हैं, लेकिन हाईवेज़ का ऐसे बनाना है कि वो किसी भी गांव से कोई 30-40 किलोमीटर दूर ना हो, मतलब उससे भी कम फासला हो। तो कोई भी गांव वाला किसी भी बड़ी जगह जाना चाहे, बड़े शहर जाना चाहे, तो अपने गांव की सड़क से लेके आके थोड़ा सा स्टेट हाईवे से आके ये नेशनल हाईवेज़ पे आके फिर वो कहीं भी जा सकता है। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तो रूरल रोड्स हैं, गांव की सड़क है। गांव की सड़क भी बन रही हैं आजकल। एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है जिसके अधीन सारे गांव जिसमें पॉपुलेशन 1000 से ऊपर है उनको 2009 तक जोड़ना है, उसके बाद 500 वाली पॉपुलेशन। तो गांव वालों के लिए सड़कों से का साधन होना चाहिए जिससे कि वो अपना सामान वगैरह या अपने ख़रीदने के लिए या बच्चों को स्कूल, अस्पताल वगैरह भेजने के लिए एक गांव की सड़क होनी चाहिए जो कि स्टेट रोड या स्टेट हाईवे से जुड़े। और अगर बाकी चीज़ें, बाकी सामान लाना है, गांव तक पहुंचाना है, गांव के जैसे पैदावार होती है उसको आगे ले जाना है, दूर दूर तक ले जाना हो, ताकि उसके लिए फिर स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे काम में आती है। सभी राज्यों में पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का काम कई चरणों में चल रहा है। जगह जगह सड़क निर्माण कैंप लगे हैं जहां सड़क निर्माण के लिए कंक्रीट तैयार किया जाता है। कंक्रीट तैयार करने से पहले पत्थरों की जांच की जाती है। जरूरत के मुताबिक पत्थरों और तारकोल का मिश्रण बनाया जाता है। ये हमारा डीआर अग्रवाल की तरफ से लेबोरेटरी है। यहाँ हम लोग जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे यहाँ इस रोड के कंस्ट्रक्शन में, पहले हम यहाँ से टेस्ट करते हैं हर चीज़ को, ईच एंड एवरी एक्टिविटी। उसके बाद उसको चेक करने के बाद ही यहाँ से हमारा सामान जो भी प्रोडक्ट होता है वो बाहर जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास है। यहाँ पे हम लोग मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं, जिसमें कि हमें उसका जो स्टेबिलिटी कितनी है, फ्लो कितना है, बिटुमिन का, ये सब सारा चीज़ चेक होता है। यहीं पे दूसरी जगह पे हमारे पास है कि जैसे बिटुमिन में कितना डेंसिटी आया, उसके जो कोर होता है उसको डेंसिटी चेक करते हैं। एग्रीगेट जो आता है हमारे पास उसको चेक करते हैं। यहाँ पे उसके डिफरेंट चेकिंग है हमारे यहाँ, जैसे वेरियस पैरामीटर्स है, उसके अकॉर्डिंग टू वो है कि नहीं हमारा एग्रीगेट। वो सेटिस्फाई होने के बाद हम उसको अपने यूज़ में लेते हैं। वो यूज़ हो जाने जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं उसको, तब हम उसको अपने फर्दर प्रोसीजर में लेते हैं। जैसे एग्रीगेट के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। वो मेथड्स का लेने के बाद वो एज़ पर द इंडियन स्टैंडर्ड है कि नहीं, वो करने के बाद हम जब देख लेते हैं कि हाँ हमारी ये चीज़ अप टू मार्क है, तब हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। हॉट मिक्स प्लांट और बेचिंग प्लांट में कंक्रीट और बिटुमिन तैयार कर ट्रांजिट मिक्सर और ट्रकों में भरकर भेजा जाता है। यहां पेवर द्वारा बिटुमिन मेकेडम को सड़क पर समान मात्रा में फैला दिया जाता है। इसके ऊपर बड़े बड़े रोड रोलर चलते हैं। और मौजूदा इंजीनियर सड़क का तापमान और मजबूती को जांचते हैं। इधर हमारा जो प्लांट है, 2 प्लांट है,
120 THP का और एक 120 THP का, 2 प्लांट है, हॉट मिक्स प्लांट है। और क्या उधर से जो DB मिक्स हमारा 60 mm का DB मिक्स डाल रहा है, वो जो उधर से प्लांट से आता है 150 to 160 टेम्परेचर से इधर आ जाएगा विथ कवर्ड होके। जब इधर जो आएगा, आने के बाद हम लोग जो लेइंग चालू करेगा, करने के बाद प्योर जो हम लोग पहले लेवल सर्वे करेगा, लेवल ड्रिप चेक करेगा, उसके हिसाब से स्ट्रिंग लाइन देगा हम लोग। स्ट्रिंग लाइन देने के बाद उसका प्योर सेंसर जो हमारा है, ग्रेड सेंसर एंड स्लोप सेंसर, उसके ऊपर हम लोग सेट करेगा। सेट करेंगे उसके बाद हम लेइंग चालू करेंगे। जब लेइंग चालू करने के बाद हम लोग उसके बाद टेम्परेचर चेक करेगा, डिप चेक करेगा, थिकनेस वेरेवर थिकनेस कितना आता है, कैसा आता है, वो थिकनेस चेक के रोलिंग चालू करेगा। रोलिंग पहला रोलिंग प्लेन पास मारेगा, उसके बाद 2 वाइब्रेशन जाने का आने का मिलकर 2 वाइब्रेशन देगा। फिर हमारे पास 2 रोलर है, 2 रोलर में मतलब 4 वाइब्रेशन आएगा, 4 वाइब्रेशन देगा। देन PTR चालू करेगा, वो 7 पास हम लोग देना पड़ेगा। हमको कॉम्पैक्शन चाहिए 98%। तो जब तक नहीं आएगा हम लोग उसको रोलिंग करके, वो भी 120 टेम्परेचर डाउन, 120 टेम्परेचर के अंदर ही हम लोग उसको कॉम्पैक्शन करना चाहिए। We came into the project sometime in June, that's 2005, and we've tried to improve the quality, and as you know, we are still improving the quality, and we've produced a quality assurance manual, which acts as a Bible, that's towards the quality. We've also improved the laboratory. इस कॉरिडोर की एक खास बात यह है कि इसके निर्माण में अनुभवी और विदेशी इंजीनियरों का सहयोग भी लिया जा रहा है। कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के इंजीनियर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। This East-West corridor is a project aided by ADB, Asian Development Bank, and according to their format, an international consultant should be in joint venture with Indian consultant to supervise this work. And that's the reason we are here. My position is project manager of these 3 packages. Totally is about 190 kilometers of the roads and bridges. We have 33 months contract for construction supervision of these 3 packages. At this moment, we finished 1 package, that package 1, and we are going to finish the next 2 packages within next 8-9 months. I can tell you from the beginning, the first when my people come, we come to the Gujarat. And most of the Gujarati people, they speak Gujarati, less Hindi, also know less English. And my Chinese people, most of them also English not very good, and also Hindi, nearly no Hindi. Nobody can speak Hindi. So the communication, the big problem between the Chinese and the Hindi. And due to the communication, so a lot of misunderstanding happened. So this is also is a very big problem. But after 2 years, we found out some good interpreter, and the Chinese people's English improve also very fast. So we can understand with the Indian people each other very well. So right now, I think communication problem nearly solved. असम को गुजरात से जोड़ने वाली ये परियोजना देश के कई राज्यों से होकर गुजरती है। ये कॉरिडोर असम को पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से जोड़ता है। इस राजमार्ग के बनने पर सिलचर से श्रीरामपुर, राखलडुबी, बेहचरियाली, खानपारा, गुवाहाटी, मोरीगांव, नागांव, डोबोका, लुमडिंग और एनसी हिल्स आपस में जुड़ जाएंगे। इस कॉरिडोर के बनने से असम के अपने कई फायदे हैं। We are constructing around 687 kilometers in East-West corridor in the state of Assam, which passes through the different plain and hilly terrains. So out of that 18 kilometers we have already completed.
and balance all contracts has been awarded and contracts are in place, except one package in Kasa district. So economic benefit, mainly road condition throughout in Assam, as you know very well, is not up to the mark. So only 2-lane highways is going on. At present we are going for 4-laning works. So plenty of industry like here, tea industry, oil industries, on all other, mainly communications from outside state will be definitely good. And from economic angle also, all business commercial aspects, our tea industry, oil industry will definitely get quite good benefit for this. And from agriculture products also, there are cultivators and other things, then definitely they will get more benefit as well as for this. असम को 2 भागों में बांटने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक पुल बनाया जा रहा है, जो इस कॉरिडोर का सबसे अहम हिस्सा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना मौजूदा 2 लेन का पुल पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के यातायात को झेलने के लिए नाकाफी होगा। इसलिए 4 लेन का पुल बनाए जाने की जरूरत है। इस पुल की लंबाई 1494 मीटर होगी और इस पुल पर तकरीबन 239 करोड़ की लागत आएगी। इस पुल का निर्माण 2010 तक पूरा किया जाना है। असम में पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का काम धीमी गति से चल रहा है। दरअसल यहां का मौसम विकास के काम में आड़े आ रहा है। ज्यादा बारिश और पहाड़ी इलाका होने की वजह से भी ज्यादा समय लग रहा है। बारिश बंद होने पर ही काम में तेजी आ पाएगी। रेनी सीजन एक मेन कारण है। 6 महीना हम काम कर नहीं सकेंगे क्योंकि ड्यू टू इंसेसेंट रेन। और अब देखिए बाकी ये जो बंद वगैरह होता है ना, असम में थोड़ा ज़्यादा होता है। एक सप्ताह में 2 बंद हो जाता है। कभी मंथ के हिसाब से देखिए तो आप 5-6 दिन ऐसे बंद चला जाता है। तो बंद में तो सारा ये जो कंस्ट्रक्शन करने वाला जो ये कंपनी है सब बाहर से आया हुआ है, सब तो डरता है ना बंद से, तो पूरा काम बंद हो जाता है। यही एक मेन प्रॉब्लम है। और बाकी रेनी सीजन अभी तो कुछ नहीं हो सका, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर का काम चलेगा, बाकी आर्ट फिलिंग वगैरह ये सब कुछ नहीं हो सकेगा। तो इसलिए थोड़ा प्रोग्रेस का ये रुका हुआ है। It's the most rainfall prone area in the country. So generally we are getting only 5 to 6 months for the working spell in the road sector. That's one of the major problems, but it's cannot be compared to the other states of the country. यही हाल बिहार के हिस्से वाले निर्माण कार्य का भी है। बारिश के कारण काम की रफ्तार धीमी है। ये मार्ग बिहार के गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज को आपस में जोड़ता है। बिहार की अपनी एक दूसरी समस्या भी है। बारिश के मौसम में कोसी नदी में जरूरत से ज्यादा पानी का प्रवाह होने से बाढ़ का खतरा अक्सर बना रहता है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मधुबनी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं। बाढ़ आने पर इनका संपर्क शेष बिहार से कट जाता है। यहाँ सड़क का निर्माण इस ढंग से किया जा रहा है कि बाढ़ का पानी हाईवे की सड़क पर ना आ सके और हाईवे का यातायात बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलता रहे। ये फ्लड प्रोन एरिया है और फ्लड यहाँ के लिए कर्ज है। इसको हम लोगों ने जब डीपीआर जब बना है और डीपीआर में इस बात का ध्यान रखा गया है कि साहब फ्लड से काफ़ी अफेक्टेड नहीं हो। आप कई जगहों पर देखेंगे इस रोड को हम लोगों ने 4 मीटर 5 मीटर तक ऊपर हम लोग ले गए हैं। और ख़ास करके दरभंगा झंझारपुर एरिया देखिएगा तो ये साहब इसमें नंबर ऑफ कलवर्ट्स, ब्रिजेस काफ़ी हम लोगों ने बढ़ाया हुआ है। और स्लोप्स पर हम लोग बोल्डर पिचिंग देंगे सो दैट कि वो फ्लड से कटे नहीं रोड एम्बैंकमेंट, और ऑल वेदर बढ़िया रोड हो। कोसी ब्रिज आगे आपको मिलेगा। कोसी ब्रिज कोसी रिवर अपने कोर्स को बदलने के लिए मशहूर है और काफ़ी एरिया को ये डुबो देता है। बिल्कुल आज तक मिसिंग लिंक है, लगभग 20 किलोमीटर का बीच में कोई लिंक ही नहीं है। इस तरफ आप रह जाएंगे और उस तरफ जाएंगे तो सुपौल की तरफ आप रह जाएंगे। तो इसकी कनेक्टिविटी ये बहुत बड़ी कनेक्टिविटी होने जा रही है।
असम में जब पूर्व पश्चिम कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा तो इस पर यात्रा करते हुए असम के प्राकृतिक सौंदर्य का पूरा आनंद लिया जा सकेगा। ऊंची पहाड़ियां, चाय के बागान और चारों तरफ हरियाली सफर को सुहाना बना देगी। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सभी राज्यों में कई छोटी बड़ी नदियों के ऊपर से होकर गुजरता है। इनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, सरयू, नर्मदा, ताप्ती, गंडक और कोसी नदियां शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में झांसी से कानपुर बाईपास, लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर और कुशीनगर जैसे बड़े शहर इस महामार्ग से जुड़ते हैं। कानपुर बाईपास में गंगा नदी के ऊपर एक पुल बनाया जा रहा है जिसकी कुल लंबाई 720 मीटर होगी। यहां भी इंजीनियरों के सामने एक बड़ी चुनौती है। गंगा नदी के किनारे प्राचीन जजमाऊ टीला बना हुआ है जो कॉरिडोर के रास्ते को रोके हुए है। माना जाता है कि इस टीले के नीचे हजारों साल पुरानी किसी सभ्यता के निशान दबे पड़े हैं। ये जो पुल है ये नेशनल हाईवे 25 पे यूपी 06 ईस्ट वेस्ट 2 ये पैकेज नाम से है और ये गंगा का पुल इस प्रेजेंट पुल के अपस्ट्रीम साइड में पैरेलल बनाया जा रहा है और ये एलिवेटेड कॉरिडोर एक प्रोजेक्ट है 5.1 किलोमीटर का, उसका एक पार्ट है। इस ब्रिज के बनने के बाद जो ट्रैफिक इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है इस वक्त NH25 के ऊपर, वो डिवाइड हो जाएगी और कानपुर शहर के अंदर का ट्रैफिक इजीली मूव कर सकेगा। ये आर्कियोलॉजिकल टीला ये माना जाता है कि महाभारत कालीन है और 2000 BC ईयर्स में ये बनाया गया था और ये मैन मेड टीला है, ये कोई नेचुरल नहीं है, ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मानता है। इसका जो संरक्षण है वो यूपी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर में आता है जो कि डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा है। 1975 में इसका कुछ सर्वेक्षण किया गया था जिसमें यह पाया गया था कि इसमें कुछ सभ्यता ऐसी हैं जो कि महाभारत कालीन या गुप्त कालीन है। उसी के चलते इस पुल का क्योंकि कुछ भाग इसके अंदर से निकलता है, इस कारण से उसके परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूपी स्टेट गवर्नमेंट से मिलनी आवश्यक थी, जो कि आ चुकी है अभी। और ये माना जाएगा कि लगभग 3 वर्ष अगर वो लोग अपने तरीके से इसकी खुदाई करते हैं तो लगभग 3 वर्ष इसमें लगाएंगे, जो कि 3 सेंटीमीटर पर डे की स्पीड से इसकी खुदाई होनी है। अयोध्या शहर भी इस मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्रद्धालुओं की नगरी अयोध्या और पवित्र सरयू नदी के ऊपर से यातायात धारा प्रवाह चला करेगा। पर्यटन की दृष्टि से भी इस मार्ग का अपना महत्व है। एक और हिंदुओं की पवित्र नगरी और भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या इस मार्ग का हिस्सा है, तो दूसरी ओर ये मार्ग बुद्ध निर्वाण स्थल कुशीनगर से केवल 500 मीटर की दूरी पर है।
ईस्ट वेस्ट का आपने देखा होगा, बिल्कुल असम से सिलचर से लेके सौराष्ट्र तक जाता है। तो इसके दौरान असम नॉर्थ ईस्ट के कई एरियाज़ अब आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट, एक तो नॉर्थ ईस्ट जाने में इससे सुविधा होती है, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अच्छा। दूसरा, रास्ते में आपको कई महत्वपूर्ण बड़े बड़े शहर आते हैं, उनके लिए कनेक्टिविटी मिलती है। राजस्थान से जाता है, गुजरात में जाता है, जहाँ पे टूरिज़्म एक काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री सा है, लोग टूरिस्ट काफ़ी आते हैं जो जाते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये सड़कों के बनने के बाद टूरिस्ट की तादाद इधर और भी बढ़ जाएगी, लोगों को एक ये सड़कों की सुविधा मिलेगी। पूर्व से पश्चिम भारत को जोड़ने वाली ये परियोजना गुजरात के 5 जिलों पोरबंदर, राजकोट, कच्छ, पाटन और वानसकंथा के 171 गांवों को आपस में जोड़ती है। ये परियोजना गुजरात के NH8, NH8B, NH14 और NH15 को और असम के NH31A, 37A, 36A और 57 को एक दूसरे से जोड़ती है। हाईवे पर यातायात की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऐसे में आसपास के गांव और शहरों का आम ट्रैफिक हाईवे पर ना आए, इसके लिए हाईवे के साथ साथ सर्विस लेन भी बनाई जा रही है, जिस पर स्थानीय ट्रैफिक अपनी रफ्तार से चल सकेगा। जो बाकी सड़कें हैं, स्टेट हाईवे और विलेज रोड्स, गांव की सड़कें, ये फिर लोगों को कनेक्ट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान ले जाने के लिए, अपने आप को खुद मूव करने के लिए। तो सड़कों के बिना तो कोई कार्य नहीं हो सकता है, और जब तक सड़क ना बने, अच्छा एक सड़क का सिस्टम ना हो। अब आप देखेंगे जब सड़कें बन जाएंगी, तो अच्छी सड़कें जब बन जाएंगी तो सारा जो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इसमें और भी एक जोर आएगा। 9-10% जो आजकल ग्रोथ हो रहा है, ये इसका एक कारण ये है कि हमारी सड़कें अब अच्छी होने लगी हैं। गुजरात के कार्य करने वाले लोगों में 35% लोग या तो किसान हैं या मजदूर। सड़क निर्माण कार्य से स्वतः ही रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। इंजीनियरिंग और हार्डवेयर व्यवसाय राजकोट में प्रभावी है। ये व्यवसाय कृषि के बाद रोजगार के बड़े स्रोत हैं। मेजर बेनिफिट्स तो लोकल लोगों को जो है आने जाने की जो सुविधा हो रही है, पहले जो टाइम उनको 2 घंटा लगता था यहाँ से राधनपुर जाने में, वो आज हाफ एन आवर में वो लोग पूरा जो सफ़र है पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बदलाव तो जो उनका टाइम है वो बच जा रहा है अभी आज की डेट में, जो मेजर बदलाव देखते हैं। दूसरा है कि आजू बाजू जितने भी लोग थे पहले, जिसके पास रोजी रोटी नहीं थी, आज उसको यहाँ पे काफ़ी रोजी रोटी के आवक मिल गई है उनको। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर गुजरात के पोरबंदर और कांडला बंदरगाहों को भी देश के दूसरे राज्यों से जोड़ता है। यही नहीं, ये कॉरिडोर गुजरात के रण ऑफ कच्छ के बीच से होकर भी गुजरता है। इसके अलावा ये कॉरिडोर देश के अन्य राज्यों के कई शहरों जैसे राजकोट, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, शिवपुरी, झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर, सिल्लीगुड़ी, गुवाहाटी और सिलचर को भी आपस में जोड़ता है। गुजरात का मैक्सिमम भाग जो है एक कोस्टल एरिया का है, जहाँ पोर्ट्स हैं। मेन फेमस पोर्ट जो जहाँ की है वो कांडला पोर्ट है। नॉर्दर्न इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उनका जितना भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का मटेरियल है वो इसी पोर्ट से सारा जाता है। तो इस कॉरिडोर बनने से उन राज्यों को आने जाने में बहुत सारी सुविधा मिलेगी। गुजरात जो स्टेट है इस टाइम पे हिंदुस्तान का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 स्टेट है। पर्टिकुलरली नॉर्दर्न स्टेट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि भी इनका बहुत सारा डिपेंडेंसी जड़ा है पोर्ट्स के ऊपर है, वो इसके थ्रू है। दूसरे राज्य भी लाइक यूपी, बिहार, इनका भी अगर कोई ख़ास मटेरियल इधर से निकलना है या जाना है, उनका भी जहाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा। सड़क निर्माण में कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में सबसे ज्यादा दिक्कत
जमीन अधिग्रहण को लेकर सामने आई है। सभी राज्यों में जगह जगह पड़ने वाले छोटे बड़े मंदिरों, स्कूलों और बस्तियों को स्थानांतरित किया गया है। NHAI ने छोटे मंदिरों के बदले बड़े मंदिर बना दिए हैं। समस्या में तो क्या है, वो जो मंदिर वाले जो आजू बाजू में जो ऑफिस वाले थे वो पहले मना कर रहे थे, ये हम नहीं गिराने देंगे। और वो जो हाईवे के बीचों बीच में आ रहा था, फिर हमने उस सभी को समझाया कि ये जो काम है वो रुकने वाला है, तो हम इसे शिफ्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम तो बहु आई थी, पहले सभी लोगों ने बनाया ये मंदिर गिराने से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और सभी ने बात किया मेरे को। फिर मैंने साहब से मिलकर उसको शिफ्ट करवाया, हमारी हम अपनी जगह पे सोसाइटी में ले गए हम मंदिर को, फिर वो शिफ्ट हो गया। ये जो हाईवे रोड है वो तो बनने वाला था, और वो जो हाईवे, हम ट्रांसपोर्टर है, हम समझते हैं हाईवे के बारे में, और हमने सभी को बताया कि ये जो रोड है वो तो होगा तो हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये जो 4 लाइन निकल रही है हाईवे की, और सभी को मैंने बताया, और वो अथॉरिटी वाले ने भी शिफ्ट के लिए पैसे दिए थे, और थोड़े हमने बहुत डाले पैसे और मंदिर बड़ा बनवाया। स्कूलों के आसपास से सड़क का निर्माण सुरक्षा के लिहाज से बेहतर बनाया जा रहा है। राजकोट बाईपास पर बसी एक बस्ती के तकरीबन 300 से ज्यादा परिवारों को तमाम सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराए गए हैं। पहले हम भारत नगर में रहते थे, तुर्की बापू के दरगाह के सामने वो डूंगर पर रहते थे। इधर हम पानी भी भरने के लिए डैम की चौकड़ी पर जाते हैं, इधर डंकी है, सब है। काम करते टाइम हमारे इंडिविजुअल एरिया के हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सपोज हम लोगों को भी लैंड एक्विजिशन करना है, कुछ एरिया है, कंसेंट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात नॉमिनेट किया है। ही इज एक्टिंग एज ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ ऑल लैंड डिस्पोजल। हमारे एरिया में करीबन 128 हेक्टर एरिया हम लोग लैंड एक्वायर किया है, उसमें से 77.88 हेक्टर हमारा प्राइवेट लैंड है, और रिमेनिंग 50 हेक्टर एरिया जो लैंड है वो गवर्नमेंट लैंड है। और ये लैंड का पूरा उनका जो पॉलिसी R&R पॉलिसी है, हमारा NGO ने फाइनल किया ADB के कुछ नॉर्म्स के हिसाब से, और वो कॉम्पेंसेशन हमारा रिस्पेक्ट टू ऑलमोस्ट 90% हम कॉम्पेंसेशन दे चुका है। लेकिन इस बात को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि विकास के लिए पर्यावरण को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण किया जाता है, पेड़ काटे जाते हैं। डेवलपमेंटल प्रोसेस जितने भी होते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स तो आते हैं, लेकिन चूँकि ये प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक फंडेड है, तो देयर इज़ ए सेपरेट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान फॉर द इन्वायरमेंट। हम उसमें हमारी यही कोशिश होती है कि हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोक सकें। डेवलपमेंटल प्रोसेस तो चलने वाले हैं, लेकिन डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ साथ हम उसको इन्वायरमेंट को सेव करते हुए कैसे चलें, ये हमारा प्रयास होता है। इसके लिए जैसे कि आप जानते हैं कि रोड बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, सॉइल एक्सकवेट करते हैं हम, तो हम उसमें ये देखते हैं कि सॉइल जो लें उसका टॉप सॉइल, फर्टाइल सॉइल जो है उसको एक्सकवेशन के पहले उसको हटा के एक तरफ रखते हैं, और जब वो बोरो एरिया फिनिश हो जाता है उसको हम लेवल करने के बाद उस टॉप सॉइल को स्प्रेड कर देते हैं, जिससे कि वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे। तो इन दिस मैनर वी आर सेविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। दूसरा, एक वेस्टफुल रिसोर्स को हम रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि थर्मल पावर स्टेशन में फ्लाई ऐश है जो आज हमारे लिए समस्या बनी हुई है। हमने वर्ल्ड बैंक ने और NHAI ने ये प्रोविज़न रखा है कि उस फ्लाई ऐश को हम एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन के रूप में यूज करें। एक तरफ उसमें क्या होगा कि हम जो सॉइल है, हमारी प्रोडक्टिव सॉइल है, उसको बचा पाएंगे। दूसरी तरफ हम जो वेस्ट है हमारा फ्लाई ऐश के रूप में, उसको हम यूटिलाइज कर पाएंगे। पूर्व पश्चिम परियोजना के तहत गुजरात समेत सभी राज्यों में भूमि अधिग्रहण अधिक हुआ है। इस कॉरिडोर को 4 लेन का बनाने के लिए रास्ते में पड़ने वाली विद्युत लाइनों, टेलीफोन लाइनों और पानी के पाइपों आदि जैसी सुविधाओं को भी स्थानांतरित किया गया। NHAI ने सभी को भूमि लागत और अग्रिम मुआवजे की योजना बना रखी है। सर, हमारे पास 2 यूटिलिटी शिफ्टिंग का एक एटम के अंदर एक टेलीफोन पोल्स हमारे पास मेजर है। गुजरात इलेक्ट्रिक बोर्ड को हम लोग पैसा भर चुका है 2002 में, उनका एक एस्टिमेट हम लोगों को सबमिट किया। करीबन हमारे एरिया में टोटल चारों पैकेज में 5400 इलेक्ट्रिक पोल थे,
उसमें हम 95% इलेक्ट्रिक पोल शिफ्ट किया, उसमें ट्रांसफार्मर है, हाई टेंशन लाइन्स है, लो टेंशन लाइन्स है, ये सब शिफ्ट हमारा वो लोगों ने शिफ्ट कर दिया, उनको रिक्वायर्ड हम पैसा भर दिया उनको। इस महामार्ग को चौड़ा करने के लिए कभी कभी अनेक खंडों में वृक्षों को काटना पड़ता है। गुजरात, राजस्थान में वृक्ष काटने का काम लगभग पूरा किया जा चुका है। असम में बड़ी मात्रा में वृक्षों को अभी काटा जाना है। वृक्षारोपण के लिए भी NHAI ने अपनी योजना तैयार कर रखी है। NHAI कि कोई भी किसी जगह भी डेवलपमेंट हो रही है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में या कहीं भी हम अपनी 4 लेनिंग डेवलप कर रहे हैं, उसको वाइडनिंग करने के लिए हमको पेड़ों को काटना पड़ता है। लेकिन आगे आने वाले समय में हम उसका एक एनवायरमेंटल प्लान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बनाया हुआ है। जब भी हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, हम इसको जितने भी पेड़ काटे हैं उससे कहीं ज़्यादा उसके साथ में पेड़ लगाएंगे और इसका सेंटर पार्ट जो है उसके साथ साथ उसको डेवलप करेंगे ताकि हमारा एनवायरनमेंट के ऊपर कोई असर ना पड़े। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण एक सामान्य बात है। ये समस्या लगभग सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियंत्रण रखने वाली केंद्र सरकार ने अतिक्रमण हटाने, यातायात पर नियंत्रण रखने के लिए भूमि और यातायात अधिनियम 2002 अधिसूचित किया है, जो राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षेत्र में ही लागू होता है। राज्य सरकारों को भी सड़कों के किनारे निर्माण कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ऐसे ही कानून बनाने हैं। असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने इस संबंध में पहले ही कानून बना लिए हैं। हमारे देश में सड़क परिवहन क्षेत्र का बहुआयामी विकास और विस्तार हुआ है। पिछले 10 साल में भारत में कुल सड़क लंबाई में काफी वृद्धि हुई है। 1951 में सड़कों की कुल लंबाई 3.99 लाख किलोमीटर थी, जो कि 2002 में बढ़कर 33.83 लाख किलोमीटर हो गई। इसी अवधि में पक्की सड़कों की लंबाई भी 1.57 लाख किलोमीटर से बढ़कर 16.04 लाख किलोमीटर हो गई। 2002 की स्थिति के अनुसार पक्की सड़कों की कुल लंबाई 47.3% है, जबकि 1951 की स्थिति के अनुसार ये 39.3% थी। हाईवे के जरिए राज्यों, गांवों और शहरों का विकास हो रहा है और एक नए भारत का निर्माण भी।